इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। केंद्रीय नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा और दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल और कई सारे उनके कार्यक्रम इस बीच रह सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके इस दौरान रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां जेजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं दूसरी खबर भी गुरुग्राम की है, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो पिछले 2 महीने से गायब है। तीसरी खबर है करनाल की, जहां किसानों ने जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। चौथी खबर बुढ़ापा पेंशन को लेकर है। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जिंदा लोगों को सरकारी कागजों की खामियों के चलते मृत घोषित होना पड़ा। ऐसा ही कुछ मामला पानीपत के समालका खंड के गांव पावटी में भी देखने को मिला है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आपको देंगे विस्तार से जानकारी। बीजेपी में शामिल हुए जेजेपी के कार्यकर्ता, पहली बड़ी खबर। वहीं दूसरी खबर, 2 महीने से गायब है मासूम, अभिभावक परेशान हैं और तलाश लगातार की जा रही है बच्चे की। तीसरी खबर, करनाल में किसानों का प्रदर्शन। वहीं चौथी खबर में आपको दिखाएंगे पेंशन की टेंशन। जी हां, बुढ़ापा पेंशन के लिए परेशान बुजुर्ग। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। गुरुग्राम में जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव महेश चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जेजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। आपको बता दें कि महेश चौहान को 2020 में विशेष सचिव बनाया गया था। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद महेश चौहान ने कहा कि बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा से खुश हूं और इसी वजह से कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुआ हूं। इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं। हम कहते हैं देश पहले, फिर पार्टी, फिर और जननायक जनता पार्टी को खड़ा करने वाले ये लोग थे। और ये सब लोग उन लोगों की कुरीतियों की वजह से आज उन्होंने पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तो जेजेपी के कई कार्यकर्ता नेता बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के लिए ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। जेजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। गुड़गांव से हमारे ब्यूरो चीफ सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, जेजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ा झटका 2024 विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को, और ये बेहद चिंताजनक है जेजेपी के लिए। ये संकेत सही नहीं है आने वाले समय के लिए। देखिए, हम विधानसभा से पहले कहें कि अभी पंचायत के चुनाव होने हैं, निगम के चुनाव होने हैं, और उन इलाकों में जिन इलाकों से एक पदाधिकारी, इसमें से जो महेश चौहान जो जेजेपी में दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री है उनका वो एसपी थे, उनके वो एसपी
पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज सैकड़ों की संख्या में 100 से ज्यादा ही थे तमाम जेजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, उन सबने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया और जेजेपी को अलविदा कह दिया। इससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उसके बाद यह आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है। आपने सही कहा कि पार्टी के लिए अच्छा संकेत इसलिए भी नहीं है कि अभी चुनाव होने हैं और माना जा रहा था कि गुरुग्राम और मानेसर, फरीदाबाद 3 नगर निगम में चुनाव है, जिसमें गुरुग्राम और मानेसर गुरुग्राम जिले में है और यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी कि पार्टी सिंगल लड़ेगी या फिर कंबाइंड लड़ेगी। और ऐसे में जिस तरह से आज जेजेपी के समर्थकों ने जेजेपी का साथ छोड़ा है, उससे कहीं न कहीं साफ हो गया कि जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर इन चुनावों को लड़ेगी और यही वजह है कि अब जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ आना शुरू हो गया और मिलना शुरू हो गया। हालांकि गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन में अमूमन दोनों कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाता है, दोनों पार्टी अपने अपनी इस गरिमा का ख्याल रखती है, लेकिन जिस तरह से आज 100 से ज्यादा और उसमें भी जेजेपी के ओएसडी दुष्यंत चौटाला के ओएसडी जो रहे हैं महेश चौहान भोला कला के हैं, उन्होंने जिस तरह से छोड़कर पार्टी बीजेपी ज्वाइन की है, निश्चित तौर पे अच्छा संकेत नहीं है और इससे यह भी कहीं मैसेज जरूर जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ यशपाल बत्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, जेजेपी के कई नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं, गठबंधन की सरकार है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। क्या ये जेजेपी के लिए खतरे की घंटी माने क्या? यशपाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा, जेजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। गठबंधन की सरकार है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बिहार में जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म करेंगे और धीरे धीरे सारी क्षेत्रीय दलों को हड़प कर भाजपा में शामिल कर लेंगे। इसी बयान के बाद नीतीश जी ने जेडीयू गठबंधन तोड़कर अलग हुए। अब ये भाजपा का एजेंडा है। एक तरफ वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को ये तो समझ में आ गया कि आप कांग्रेस को कमजोर कर तो कर सकते हो, पर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते। इसलिए अब नया एजेंडा भाजपा ने ले लिया है कि भाई क्षेत्रीय दल जो उनके सहयोगी हैं या उनके साथ रहे हैं या उनके विरोध में है, उन सभी दलों को तोड़कर भाजपा में शामिल किया जाए। और हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई भाजपा व्यवहारिक दृष्टि की बात यह है कि हरियाणा में जेजेपी को तोड़ चुकी है। जेजेपी के 7 से 8 विधायक सीधे मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हैं। जिस दिन मनोहर लाल खट्टर जी चाहेंगे 7 से 8 विधायक जेजेपी के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। केवल श्री दुष्यंत चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला ही जेजेपी में रह जाएगी। तो हम तो बार बार कह रहे हैं, ये तो क्षेत्रीय दलों को सोचना है कि वो भाजपा को समर्थन देकर अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। जिन किसान मजदूर वर्ग की वो नुमाइंदगी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं और खुद अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। जेजेपी हो या कोई दूसरा दल हो, भाजपा किसी भी राजनीतिक दल को देश में स्वीकार नहीं करना चाहती। वो तो एक तरफा अकेला अपना तानाशाही राज कायम करना चाहती है और उसी के अंतर्गत वो पूरे देश में तोड़फोड़ मचाए हुए हैं। सहयोगी दलों को भी तोड़ते हैं, विरोधी दलों को भी तोड़ते हैं। आपको याद होगा जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, उससे पहले ही इन्होंने अरुणाचल में जेडीयू के विधायकों को तोड़ा, फिर इन्होंने उसमें मणिपुर में तोड़ा। तो
तो ये तो अपने सहयोगी दलों को ही नहीं छोड़ रहे। ठीक है अब वो जेजेपी को भी तोड़ेंगे। ठीक है। और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया। खुद बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत जी, स्वागत है आपका। आपने सुना वेद प्रकाश जी ने क्या कुछ कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को आप खत्म करना चाहते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप धीरे धीरे करके जेजेपी को खत्म करना चाहते हैं और अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये आपकी रणनीति का हिस्सा है। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसको ऐसा मानना चाहिए कि भारत है और पार्टियां है, और पार्टी के साथ नेता, नीति और नियत, तीन चीजें हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, और तीनों चीजें ही व्यक्ति को एक दूसरी पार्टी से अलग करती हैं। प्रकाश विद्रोही की टीम यदि पार्टी की यदि गोवा में टूटती है, बाकी जगह टूटती है, तो ये उनके अपने नेता, नीति और नियत के ऊपर उनका विश्वास नहीं बढ़ते हैं। इसलिए ये जेजेपी का जो विषय है, महेश चौहान पटौदी के, ये दुष्यंत के तो निजी सत्य है और सिर है। अब सोचिए कि उससे ज्यादा बीजेपी कुछ भी नहीं सके। वो डिप्टी सीएम के ओएसडी है, तो उससे बड़ी पोस्ट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी नहीं, यानी वो तो आखिरी होती है। लेकिन यदि वहां भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति पद नहीं, व्यक्ति इज्जत चाहता है, विचारधारा के लिए काम करना चाहता है। जिस विचारधारा के अंदर देश, समाज, गरीब कल्याण की भावना होगी, तो इसका मतलब है कि वो वहां आदमी पाएगा। ऐसी भावनाएं नहीं होंगी तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति वहां से हटेगा। तो इसके अंदर भाजपा का दोष नहीं है, दोष आज तक हुई भारत की राजनीतिक सफल जो था। से भी प्रतिक्रिया देते हैं। उमेश भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। उमेश भाटी जी, स्वागत है आपका। लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जेजेपी क्या कमजोर हो रही है, क्योंकि जेजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या इस पर? नहीं मैडम, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 4 कार्यकर्ता इधर से उधर हो जाते हैं तो पार्टी कमजोर हो जाती है। और आपको मैं बता दूं, जब ये इलेक्शन के दौर चलते हैं, जैसे अब नगर निगम के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, और ये जब इलेक्शन का दौर चलता है तो इस इलेक्शन के दौर में कार्यकर्ताओं का इधर से उधर जाना एक स्वाभाविक सी बात है। तो ये मतलब कोई दुष्यंत जी के विशेष सचिव को क्या कहेंगे सर? कार्यकर्ताओं की चलिए बात छोड़ दीजिए, लेकिन दुष्यंत जी के विशेष सचिव, सबसे भरोसेमंद इंसान अगर पार्टी छोड़ दे, जो डिप्टी सीएम के साथ रहता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कैसे उसका मोह भंग हो गया पार्टी से? बहुत सारे लोग अभी जो है ना जेजेपी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे कामों को कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है। बीजेपी से भी बहुत सारे लोगों ने जेजेपी को ज्वाइन किया है, तो क्या बीजेपी कमजोर हो गई? क्या कांग्रेस जो है, बहुत सारे लोग जेजेपी को किया जो है, क्या कांग्रेस से बीजेपी को ज्वाइन किया है? ये जो ज्वाइनिंग है, कांग्रेस की बात अलग है। आप गठबंधन में है ना, आप दोनों, तो कोई बात नहीं, बड़े भाई छोटे भाई है, तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर ये बड़े बीजेपी से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया जेजेपी को। आप देखिए वहां पर पंचकुला में काफी लोगों ने ज्वाइन किया। तो जहां तक उमेश जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जब आप दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ था तो एक एग्रीमेंट हुआ था कि एक पार्टी के जो सदस्य है वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन तीसरी में तो नहीं जा रहे ना, कम से कम आपस में तो है। लेकिन सर जो एग्रीमेंट था वो तो यही था ना? नहीं, मैंने बताया ना आपको। देखिए, ये जो है ना, जो पॉलिटिक्स है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ मन की बात होती है। कहते हैं ना, मनभेद और मतभेद दोनों चीजें होती हैं। मतों का भेद होना चाहिए, मतों का भेद नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मतों का जब भेद होता है तो मतों के भेद के हिसाब से कार्यकर्ता इधर से उधर जाता है, लेकिन मनभेद नहीं है हम लोगों में आपस में। लेकिन तो इस बात को थोड़ा आप यहाँ पर सीरियसली लीजिए, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव जो है करीब है। अगर एक एक करके ऐसे सभी के मन बदलते रहे ना सर जेजेपी से, तो फिर आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। हम देखिए, हमने पहले भी बोला था, आगे भी बोलेंगे कि हम जो है गठबंधन में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर सभी इलेक्शन गठबंधन में लड़ेंगे। जब गठबंधन में लड़ेंगे तो कोई भी कार्यकर्ता बाहर का हो गया, जो यहाँ कार्यकर्ता। सर गठबंधन दो पार्टियों का गठबंधन होता है ना, अगर एक पार्टी में एक भी जन नहीं रहा तो वो गठबंधन किस बात का सर?
फिर तो बीजेपी ही पार्टी हो जाएगी। मतलब क्या वो 4 आदमी थे जिससे जननायक जनता पार्टी चल रही थी क्या? उनके जाने से जननायक जनता पार्टी खत्म हो गई क्या? नहीं, सबसे भरोसेमंद इंसान छोड़ रहे हैं पार्टी, विशेष सचिव ने पार्टी छोड़ दी। 4 आदमी जाते हैं तो 400 आते भी हैं। ये चलिए। एक प्रतिक्रिया इलेक्शन के तौर पे चलती है ये, तो चलिए। हमें कोई ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश जी, और शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। गुरुग्राम में दिव्यांग बच्चे के गायब होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला दिव्यांग छात्र पिछले 2 महीने से गायब है, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। साथ ही परिजनों ने कहा कि स्कूल में इस बात की शिकायत की, इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने अभद्र भाषा में बात की और धक्के देकर स्कूल से निकाल दिया। ये पूरी घटना गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके की है, जहां छात्र पिछले 2 महीनों से लापता है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बच्चे के माता पिता बेहद परेशान हैं और बच्चे के माता पिता का कहना है कि ढील इस पूरे मामले में बढ़ती जा रही है। वहीं जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और बच्चे के परिवार वालों को धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाला गया, जो कि वाकई शर्मनाक है। वहीं 2 महीने से बच्चा जो है वो गायब है, नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अभी वो पुलिस वाले ने खान सिंह ने खुद बोला था। खान सिंह है सिविल थाने में। हाँ, बोला स्कूल वाले से पैसे दिला रहे, तुम चुप रहो, तुम हल्ला मत मचाओ, बदनामी हो रही स्कूल की। हमारा बच्चा गया कि बदनामी का डर रहा है कि बच्चे का डर है? एक बात बताओ, किसी जान के ऊपर खतरा है? तो दिव्यांग छात्र पिछले 2 महीने से गायब है और अभिभावक जो है वो बेहद परेशान। वहीं शर्मनाक बात यह है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, वहां के प्रिंसिपल का रवैया बेहद शर्मनाक है। प्रिंसिपल ने अभिभावकों से बहुत ही बदतमीजी से बात की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वही धक्के मार के माता पिता जो है बच्चे के उनको स्कूल से बाहर निकाला। वहीं 2 महीने से गायब होने की वजह से अभिभावकों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि जो हमारा बच्चा है वो दिव्यांग है और 2 महीने से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी यहां पर उन्हें वो दुखी हैं। घर का माहौल बेकार हो गया है और बच्चे को ढूंढने के लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं हाथ लग रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम से हमारे साथ ब्यूरो हेड लाइव जुड़ चुके हैं सुशील। सुशील, फिलहाल ये मामला क्या कुछ बताया जा रहा है? बच्चा दिव्यांग है और बच्चा गायब कैसे हो गया? बिल्कुल, देखिए 14 जुलाई का पूरा घटना है और गुरुग्राम के ही सेक्टर 14 इलाके के चंदन नगर में ये डम एंड डेफ सरकारी स्कूल है और इसमें 10वीं का छात्र था आकाश। और 14 जुलाई को भी वो आया था और स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि वो टीसी लेने के लिए आया था और बुलाया गया। वहीं परिजन जो है वो कह रहे हैं कि वो 10वीं पास कर चुका था और उसके बाद उसे फोन गया और फोन पे उसे बुलाया गया स्कूल में और स्कूल से वो बाहर निकला और घर नहीं पहुंचा। इसको लेकर उन्होंने काफी खोजबीन की और उसके बाद एक लिखित शिकायत दी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन परिजनों को अभी तक उनका बच्चा नहीं मिला। और ये पूरा परिवार उत्तर प्रदेश का रहता है और गुरुग्राम में मजदूरी का काम करता है, एक झुग्गी में रहता है और 7 बहनें हैं और 2 भाई थे, एक अपाहिज है और दूसरा ये भी दिव्यांग था, डम एंड डेफ था, यानी मुख्य बधिर था ये। और इसकी गुमशुदगी के बाद परिवारों का हाल बेहाल है। और अब जो आज परिजन यहाँ आए थे स्कूल प्रबंधन के पास, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और स्कूल प्रबंधन उन्हें पैसा देना चाहता है। तो आज पूछ रहे थे कि पैसे किस काम का वो दे रहे हैं, किस नाम के लिए पैसे दे रहे हैं, उन्हें उनका बच्चा चाहिए। इस बाबत जब हमारी टीम भी पहुंची, हम भी वहां पहुंचे और हमने प्रिंसिपल से बात करना शुरू किया
तो उन्होंने कहा कि हम इनकी गरीबी पे आकर इन्हें पैसा दे रहे हैं, जबकि जो बच्चा है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो स्कूल से बाहर निकल चुका था उस दिन, और वो अपने 4 साल से स्कूल आता था और घर जाता था, तो उस दिन भी गया होगा। लेकिन अब इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस इस बच्चे की खोजबीन किस हद तक जाकर करेगी और क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये लोग हैं, इनका यह भी आरोप है कि कोई इनकी सुनवाई नहीं करता, कोई पुलिसकर्मी इनकी मदद नहीं करता, स्कूल प्रबंधन इनकी मदद नहीं करता, और इन लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि वो एक लौता लड़का था उन 7 बहनों का, जो मूक और बधिर के था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बुढ़ापे का, उनके घर का एक सहारा था। सुशील, जैसे कि आपने बताया कि 2 महीने हो गए हैं लगभग बच्चे को गायब हुए, तो ऐसे में जो सब्र है वो टूट जाता है। 2 महीने से माता पिता जो है वो थाने के चक्कर लगा रहे होंगे, किस तरीके से, क्या कुछ सोच उनके मन में आ रही होगी कि उनका बच्चा कहां पर है, कैसा है। ये तमाम चीजें बेहद परेशान करने वाली हैं। तो 2 महीने बीत जाने के बाद अब किस तरह का रिस्पांस मिल पा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि 2 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बच्चा कहां पर है, कैसा है, और सबसे बड़ी बात जो माँ बाप के मन में लगातार चल रही होगी कि उनका बच्चा दिव्यांग है। और यह सवाल सबके जहन में है, और जब मैंने उनसे बात किया, मैं उनसे मिला और उनकी दर्द को समझा, क्योंकि वो गुरुग्राम में पूरा परिवार मजदूरी करता है। वो भी मजदूरी, आपको बता दें कि घरों में ईंट, जो निर्माणाधीन इमारत होती है उनमें ईंट पहुंचाने का काम या मसाला भरने का काम, ये सब लोग करते हैं, और सड़क किनारे झुकी में रहते हैं वो जी। और पूरा परिवार इस युवक के, इस छात्र के लापता होने के बाद बिल्कुल गायब है। उस परिवार पे क्या कुछ गुजर रही है ये समझ सकते हैं हम, लेकिन हैरानी है कि इस साइबर सिटी में लोग नहीं समझते, अधिकारी नहीं समझते, और जिनके कंधों पर यह भार है कि उस बच्चे को ढूंढ निकाले, इनको न्याय दिलाए, इन पर कार्रवाई करे, वो कहीं ना कहीं होता दिख नहीं रहा। और अमूमन बड़े शहरों में यह देखा जाता है कि अगर आपकी कोई सिफारिश नहीं है, आप कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, तो ऐसी घटनाएं तमाम होती हैं, चाहे वो बच्चा गायब होने की हो, अपहरण की शिकायत हो, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की कोई शिकायत हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज इस मसले पर जिस तरह से हम लोग इनकी बातों को आगे रख रहे हैं और प्रशासन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, तो माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी और इनके बच्चे की खोजने में पुलिस कोशिश करेगी। बिल्कुल, हर खबर लगातार प्रयासरत रहेगा कि जो इन माँ बाप का बच्चा है वो जल्द से जल्द मिले, क्योंकि किस तरीके से क्या कुछ हालत हो रही होगी माता पिता की, ये वाकई कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल है। शुक्रिया आपका सुशील, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। करनाल में भारतीय किसान संघ ने जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं प्रदर्शन के दौरान संगठन मंत्री सुंदरलाल ने कहा कि धान की फसल मंडियों में आने के लिए सर पर है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक फसल खरीद को लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए। 8-10 मांगे हैं जो किसान की अनदेखी हुई है। सरकार को जितनी बार भी हमने ज्ञापन दिए वो एक बार नहीं सुनते, तो हमने अपने उसमें मांग पत्र में सारी मांगे रखी हुई हैं। तो किसानों की बिजली की मांग है, धान पे अभी उन्होंने 20% टैक्स लगा दिया, जिससे 3800 बिकता 3200 आ गया। ये सारी जो मंडी की है व्यवस्था है। दूसरे किसी भी तहसील में कोई अधिकारी नहीं, इतनी रिश्वत है, एक भी तहसीलदार स्थायी रूप से। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जिंदा लोगों को सरकारी कागजों की खामियों के चलते मृत घोषित होना पड़ा। ऐसा ही कुछ मामला पानीपत के समालका खंड के गांव पावटी से आया है, जहां एक वृद्ध महिला और उसका बेटा कागजों को सही कराने में जुटे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी पेंशन भी नहीं आ पा रही है। पिछले 8 महीने से अपनी मां और उनके दस्तावेज लेकर पानीपत से चंडीगढ़ तक हर कार्यालय के धक्के खा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा। हैरानी की बात यह है कि अफसर सबूतों के साथ उसकी जिंदा मां को भी जीवित नहीं मान रहे।
आठ महीने से बंद हो रही। पहले आया कर दी। जैसे आपके लड़के ने बताया कि कागजों में मृत घोषित कर दी। में ये आपके मार्फत मेरे को पता लगा था। इस महिला की आईडी थी 3015-570 और इसकी पेंशन थी। धनपति बिशन दास की पत्नी थी, पाउटी गांव की। इसका जो हमारे पास डाटा में जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था फाउंड डेड मार्किंग पीपीपी, जो कि ये बेनिफिशियरी ने ठीक करा लिया। मैंने पोर्टल पे भी चेक किया, इसका नाम नॉर्मल है, इसकी पेंशन इस महीने आ जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।